हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर एग्जाम वे। दिस इज हिमानी। सो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि हमारी वीडियो का पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें हमने पूछे थे एचपीएससी से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। सो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें हम अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज ग्लाइसिन मैक्स इज द बोटानिकल नेम ऑफ। आपको बताना है कि ग्लाइसिन मैक्स इनमें से किसका बोटानिकल नेम है। ठीक है, सो आपके ऑप्शन है सोयाबीन, रेप सीड, ग्राउंडनट एंड शुगर बीट। ये आपके पास 4 क्रॉप हैं। 4 क्रॉप में से आपको बताना है कि ग्लाइसिन मैक्स किसका बोटानिकल नेम है। सो ग्लाइसिन मैक्स बोटानिकल नेम होता है सोयाबीन का। एंड सोयाबीन जो आपकी क्रॉप है, इसको हम वंडर क्रॉप भी कहते हैं एंड इसका ओरिजिन होता है चाइना। सो आपका ग्लाइसिन मैक्स बोटानिकल नेम है सोयाबीन का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इन खरीफ सीजन इज। तो आपको बताना है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर सीड जर्मिनेशन इन खरीफ सीजन कौन सा होता है। सो आपके ऑप्शन है 10 to 15 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 35 to 40 डिग्री सेल्सियस एंड 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। सो इसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारी क्रॉप सीजन। मेजर क्रॉप सीजन जो होते हैं वो होते हैं आपके खरीफ, रबी एंड जायद। तो खरीफ सीजन में जो सोइंग टाइम होता है वो होता है जून जुलाई। रबी सीजन में आपका सोइंग टाइम होता है सितंबर अक्टूबर। सो आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन इन खरीफ सीजन। तो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है सीड जर्मिनेशन खरीफ सीजन में वो क्या होता है 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दैट इज द सीड जर्मिनेशन इन खरीफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरोफिल ए यूजुअली अपीयर्स। तो आपको बताना है कि क्लोरोफिल ए यूजुअली कौन सा कलर इम्पार्ट करता है। सो इज इट योर ब्लू ग्रीन, येलो ग्रीन, रेड ग्रीन एंड ब्राउन ग्रीन। सो जो आपका क्लोरोफिल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड द कलर इम्पार्ट इज ब्लू ग्रीन। आपका क्लोरोफिल ए कौन सा कलर इम्पार्ट करता है ब्लू ग्रीन। सो इट इज द प्राइमरी पिगमेंट, इट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द लाइट रिएक्शन। ये आपके लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, प्राइमरी पिगमेंट कहा जाता है एंड कौन से कलर का होता है ब्लू ग्रीन कलर का। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पेस्ट ऑफ पैडी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पेस्ट है जो पैडी का पेस्ट नहीं है। सो योर ऑप्शंस फॉर दिस इज टोपोराइजा इनसर्चुलस, लैम्पिडस बोएटिकस, नीलापर्वता ल्यूजेंस एंड नीफोटिटेक्स निग्रोपिक्टस। तो आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका पैडी का पेस्ट नहीं है। सो योर करेक्ट आंसर इज लैम्पिडस बोएटिकस। ये आपका पैडी का पेस्ट नहीं होता है। जो ट्रोपोराइजा इनसर्चुलस है ये होता है आपका बोरर। नीलापर्वता ल्यूजेंस इज योर ब्लॉन्ड प्लांट हॉपर एंड नीफोटिटेक्स निग्रोपिक्टस इज योर ग्रीन लीफ हॉपर। तो ये तीनों आपके पैडी के पेस्ट हैं एंड द रेस्ट ऑप्शन इज लैम्पिडस बोएटिकस, जो आपका पैडी का पेस्ट नहीं है। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोमेटो लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाय। तो आपको बताना है कि जो मेजर डिजीज है टोमेटो में वो किसकी वजह से होती है एंड दैट इज योर इज इट फ्रॉम योर बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, फंजाई एंड वायरस। सो टोमेटो लीफ कर्ल इज कॉज्ड बाय वायरस। जो टोमेटो लीफ कर्ल है वो किसकी वजह से होती है, वायरल डिजीज है ये टोमेटो में एंड इसके सिम्टम्स होते हैं स्टंटिंग and leaf curling. Okay, so stunting and leaf curling are the symptoms of tomato leaf curl और ये एक मेजर वायरल डिजीज है आपके टोमेटो क्रॉप में। टोमेटो का साइंटिफिक नेम पता है आपको, दैट इज योर लाइकोपर्सिकन एस्टुलेंटम। नेक्स्ट इज विच वॉज द फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज रिपोर्टेड। तो आपको बताना है कि पहली कौन सी बैक्टीरियल डिजीज थी जो रिपोर्ट की गई। सो आपके ऑप्शंस हैं एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, सिट्रस कैंकर, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल,
एंड बैक्टीरियल ब्राइट ऑफ टोमेटो। ये तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि टोमेटो की पहली बैक्टीरियल डिजीज कौन सी थी। सो योर करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। सो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल इसका करेक्ट आंसर है, ये पहली बैक्टीरियल डिजीज रिपोर्ट हुई एंड द कॉजल ऑर्गेनिज्म इज Erwinia amyloflora. So next question is bacteria responsible for making curd. So आपको बताना है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो आपकी कर्ड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो आपके ऑप्शंस हैं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, माइकोबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोकोकस एंड कॉर्नीबैक्टीरियम है। तो आपके जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं ये आपकी डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टीबी, स्ट्रेप्टोकोकस आपके निमोनिया डिजीज के लिए, एंड जो आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है ये होता है आपका कर्ड फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल। सो करेक्ट आंसर आपका है ए, दैट इज लैक्टोबैसिलस लैक्टिस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मेकिंग कर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैट इन मिल्क इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ। सो आपको बताना है कि मिल्क में फैट किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सो आपके ऑप्शन हैं कोलाइडल फॉर्म, सोल्यूशन फॉर्म, इमल्शन फॉर्म या इनमें से कोई भी नहीं। सो आपको बताना है कि मिल्क में फैट किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सो मिल्क में फैट प्रेजेंट होता है इमल्शन की फॉर्म में एंड इमल्शन इज ऑयल इन ओके। सो मिल्क में फैट प्रेजेंट होता है इमल्शन की फॉर्म में। जो आपके शुगर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन की फॉर्म में एंड आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कोलाइडल फॉर्म में ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हीट पीरियड ऑफ बफेलो इज। तो आपको बताना है कि बफेलो का हीट पीरियड कितने ड्यूरेशन का होता है। सो योर ऑप्शन इज 12 to 16 hours, 24 to 25 hours, 18 to 36 hours and none of them। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपके सूटेबल है बफेलो के हीट पीरियड से। सो आपका करेक्ट आंसर है 24 to 25 hours। बफेलो में जो हीट पीरियड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 24 hours का होता है। जो आपके कैटल्स होते हैं उनमें अप्रोक्सीमेटली 18 hours का होता है एंड जो आपके गोट एंड शीप हैं उसमें जो आपका हीट पीरियड होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 days का होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शुगर ऑफ मिल्क इज कॉल्ड। तो मिल्क की शुगर को क्या कहा जाता है ये आपका क्वेश्चन है एंड ऑप्शन इज ग्लूकोज, लैक्टो, सुक्रोज एंड फ्रक्टोज। तो यार बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है एंड द ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर इज मिल्क में शुगर प्रेजेंट होती है। जो मिल्क में शुगर होती है वो होती है आपकी लैक्टोज, जो कॉम्बिनेशन है किसका, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज ओके। सो मिल्क शुगर हो गई आपकी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ये हो गया आपका डाइसैकेराइड। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीट ऑफ काफ इज कॉल्ड एज। तो आपको बताना है कि काफ की मीट को क्या कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है पोर्क, व्हील, शिवॉन और मटन। ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि काफ की मीट को क्या कहा जाता है एंड द करेक्ट आंसर इज व्हील। सो काफ की मीट को कहा जाता है, मीट को कहा जाता है व्हील, पोर्क कहा जाता है पिग की मीट को, शिवॉन कहा जाता है गोट की मीट को एंड मटन कहा जाता है शीप की मीट को ओके। सो करेक्ट आंसर इज व्हील। सो इट इज द मीट ऑफ काव्स स्लॉटर बिटवीन कितने साल के होते हैं, कितने वीक के होते हैं, 3 to 14 वीक्स, जिनका जो होते हैं डेलिकेट इन फ्लेवर, पेल ग्रेइश, वाइट इन कलर, फर्म एंड फाइन ग्रेन्ड with the velvety texture okay। so your next question is in unisexual plants sex can be changed by the application of। आपको बताना है कि यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में सेक्स कैसे चेंज हो जाता है, किसके एप्लीकेशन के थ्रू जो सेक्स है वो चेंज हो जाता है। जो आपके ऑप्शंस हैं वो है ऑक्सिन, ABA, इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूटेबल ऑप्शन है जिसकी वजह से आपका जो सेक्स है
वो चेंज हो जाता है यूनिसेक्सुअल प्लांट में। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सिन। ऑक्सिन के एप्लीकेशन से आपका सेक्स जो है वो चेंज हो जाता है। एंड इनके कुछ रोल हैं जो जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल dominance, ABA is your stress hormone, ethylene is responsible for, ethylene होता है आपका ripening के लिए responsible, and cytokinin responsible होता है cell division के लिए। This is responsible for cell division. Okay. So application of auxin can change the male flower into female और female से male में change हो जाता है। तो आपकी sex form जो change हो जाती है वो किसके application से change होती है? auxin के application से। So the next question is turgidity of a cell is maintained by। आपको बताना है कि cell की turgidity किससे maintain की जाती है। So your options are diffusion pressure, wall pressure, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गो प्रेशर। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सूटेबल है? दैट इज योर टर्गो प्रेशर। जो आपका टीपी है वो रिस्पॉन्सिबल है आपकी टर्जिडिटी के लिए। ओके एंड आपका एक जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें वो ये है डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी। Then it is the hydrostatic pressure in excess of ambient atmospheric pressure which build up in living walled cells. So the next question is which of the following element has not been proved to be essential for plant? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है प्लांट की essentiality के लिए। So your options are potassium, sodium, zinc and iron। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सूटेबल ऑप्शन है जो आपके लिए इसेंशियल नहीं है, प्लांट के लिए इसेंशियल नहीं होता है। सो आपको पता ही है कि आपके 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो डिवाइडेड होते हैं मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट में। मैक्रो होते हैं आपके 9 एंड माइक्रो होते हैं 8। तो CHONPK CAMGS ये आते हैं आपके मैक्रो एलिमेंट्स में एंड जो बचे 8 हैं वो आते हैं आपके माइक्रो में। एंड इन 9 में आपके ये डिवाइडेड होते हैं स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स में। ओके एंड इसका करेक्ट ऑप्शन है सोडियम। सोडियम जो होता है आपका इसेंशियल नहीं होता है, इसको रखते हैं हम बेनिफिशियल एलिमेंट की कैटेगरी में। ओके So next question is how many agroclimatic zones are there in India? तो आपको बताना है कि इंडिया में कितने agroclimatic zones हैं। Is it coincidence or what? जो आपका आंसर है वही आपका क्वेश्चन नंबर है। So आपका आंसर है 15। So आपके प्लानिंग कमीशन ने एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को डिवाइड किया 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में। एंड जो आपका एग्रो इकोलॉजिकल जोन है वो पहले थे 21 जो अब हो चुके हैं 20. Okay, so we'll head towards the next question and that is in which year 14 major banks were nationalized? आपको बताना है कि कौन से ईयर में जो 14 मेजर बैंक्स थे वो नेशनलाइज हुए। सो आपके ऑप्शंस हैं जुलाई 1969, जुलाई 1982, जुलाई 1967 एंड जुलाई 1987। सो आपका करेक्ट आंसर है जुलाई 1969। 1969 में आपके जो 14 मेजर बैंक्स थे वो नेशनलाइज हुए। Okay, so the next question is the term monopolistic competition mean। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सूटेबल है जिसको जो रेफर करता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से। So the correct answer is a large number of sellers deals with the heterogeneous products। आपके आपके पास बहुत सारे सेलर्स हैं जो आपके हेट्रोजेनस प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आपके मार्केट टाइप्स में बहुत सारे मार्केट टाइप आते हैं, ओलिगोपोली, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। सो आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की जब बात करते हैं तो वो होते हैं आपके लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स डील विद हेट्रोजेनस प्रोडक्ट्स। ओके, सो इट इज अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स डील विद heterogeneous products।
So the next question is the price which is announced by the government before sowing to secure the benefits of farmers. आपको बताना है कि वो प्राइस जो आपकी गवर्नमेंट अनाउंस करती है बिफोर सोइंग, तो इनमें से वो कौन सा प्राइस है जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है बिफोर सोइंग? इज इट एमएसपी, इशू प्राइस, इरवी प्राइस और रिटेल प्राइस? सो आपका करेक्ट ऑप्शन है एमएसपी. एमएसपी स्टैंड्स फॉर मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड ये रिकमेंड की जाती है 22 क्रॉप्स के लिए एंड एक क्रॉप के लिए एफआरपी रिकमेंड की जाती है, दैट इज फॉर शुगर केन. और 22 क्रॉप्स में आपकी 14 रबी क्रॉप्स हैं, 14 आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं एंड 2 आपकी कमर्शियल क्रॉप्स हैं. ये क्वेश्चन नाबार्ड में भी पूछा गया था इस बार, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एमएसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस. एंड ये जो एमएसपी है वो रेकमेंड की आपकी गवर्नमेंट अनाउंस करती है, लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ CACP. ओके, सो इट इज अनाउंस्ड बिफोर द सोइंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू द मून टेक प्लेस बाय. आपको बताना है कि हीट का ट्रांसफर सन से मून में किस तरह से होता है. सो आपके ऑप्शंस हैं रेडिएशन, रेडिएशन एंड कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. तो आपको पता ही है कि कोई इन्वायरमेंट तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका जो हीट ट्रांसफर का मेथड होगा, मोड होगा, वो होगा रेडिएशन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. सो आपके ऑप्शंस हैं all enzymes are protein, all proteins are enzymes, some enzymes are protein and only bacterial enzymes are protein. तो ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. सो आपको पता ही है कि जो सारे एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन जो सारे प्रोटीन्स होते हैं वो एंजाइम्स नहीं होते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए. एंड वन मोर थिंग, हमारी साइट पे एक फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कीजिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स.